हमें है ना टाइम ज़्यादा लगता है। मैं जरूरत पड़ी तो ऐसे ही। तो संडे तुम्हारा ऑफ नहीं है, सिलेबस ज़्यादा है, तो मेरे को लगता है संडे हमें क्लास रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लास इस संडे ऑफ नहीं होगा। तो वर्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वर्क में तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन में, ये सब बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन है 37 डिग्री पर। लेंथ ऑफ दिस प्लेन इज 5 मीटर। इस मास से यहाँ से स्टार्ट होता है और इस स्लाइड करता हुआ नीचे आता है, यहाँ पहुंच जाता है। ये डिस्टेंस जो है इसकी पोजीशन में 5 मीटर है। इसमें कैलकुलेट करना है हम लोगों को कि स्पीड कितनी होगी। कैलकुलेट वी व्हेन ब्लॉक reaches at bottom। तो हमने इसको डायनामिक्स में सोल्व भी किया है कि इसका एक एम जी साइन थीटा एम जी कोस थीटा कॉम्पोनेंट ले लें, पर हम लोग यहाँ वर्क पर ऐसे करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्वेश्चन का लोवेस्ट लेवल ये है, लोवेस्ट लेवल मार्क करता हूँ पहले मैं, ये लोवेस्ट लेवल है जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये लोवेस्ट लेवल है। और लोवेस्ट लेवल हमारे क्वेश्चन का रेफरेंस लेवल होगा। ये रेफरेंस लेवल है। रेफरेंस लेवल पर हाइट जो है, हम लोग रेफरेंस लेवल पर हाइट 0 मानते हैं। जरूरी नहीं ग्राउंड पर हो, कहीं भी हो, बस रेफरेंस लेवल है तो हाइट वहां 0 ले लेंगे। अभी ये यहाँ पर है, अभी ये यहाँ पर है, इस हाइट पर एच हाइट है ये। हालांकि एच गिवन नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। तो ये हाइपोटेन्यूज 5 है, तो एच बताओगे कितना होगा। एच एच बताओगे कितना आएगा। एल साइन थीटा मतलब एल साइन थीटा 5, 37। जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का साइन, साइन 37। और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। 5 × 3/5 इज 3। हाइट इज 3 मीटर। हाइट 3 मीटर हो गई। ठीक है, तो इसकी पोजीशन में पता कर ली, वर्टिकल के अलोंग पता होनी चाहिए रेफरेंस हाइट से, रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट है उसकी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हम वहीं से लिखते हैं, रेफरेंस लेवल से हाइट कितनी है। एक चीज़ और दी हुई है, ये म्यू जो है, ये इफ म्यू इज 0, ऐसे है, यहाँ पर नहीं है कुछ भी, इफ म्यू इज 0। क्योंकि एक क्वेश्चन और है इसी में, सेकंड पार्ट, अगर म्यू दिया हुआ है तो। अब तुम चेक करो कि कौन कौन से फोर्स लगते हैं यहाँ पर। एक तो एम लगेगा ना, एक एम लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा। और भी कोई फोर्स है क्या।
और कोई फोर्स लगता है तुम्हें? है इसके अलावा? म्यू जीरो है तो फ्रिक्शन नहीं है। और कोई फोर्स है? और कोई फोर्स है? नो एम जी सर। और नॉर्मल के अलावा कोई फोर्स नहीं है। वर्क डन बाय नॉर्मल बताओगे मुझे कितना होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल 0 जीरो। क्यों? एंड वर्क परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द प्लेन होगा, और नॉर्मल जो है उसके परपेंडिकुलर रहता है एंगल 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो हो गया। वर्क डन बाय एम जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो तो जीरो नहीं है, वो तो जीरो नहीं होगा ना। एम जी का वर्क तो जीरो नहीं होगा, कुछ तो होगा। एम जी कैसा फोर्स है? एम जी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स। कल हम लोगों ने लास्ट स्टेटमेंट जो लिखी थी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि सिस्टम में सारे फोर्सेस का वर्क जीरो हो जाए, सिर्फ एक फोर्स ऐसा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नॉन जीरो, बाकी सबका जीरो है जितने भी हैं। यहाँ तो एक ही है नॉर्मल, यहाँ तो एक ही है नॉर्मल। तो फिर क्या होता है? तो फिर क्या होगा अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नॉन जीरो है? तो मैंने कहा था इनको याद कर लेना, तुम अप्लाई करना मैं सिखा दूंगा, याद करके आए हो। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नॉन जीरो है तो क्या होता है? बाकी सबका जीरो है, या है ही नहीं, या फिर है तो फोर्स जीरो है उनका, तो क्या होता है उस केस में? एनर्जी कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट मतलब डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो। ये चीज हमेशा जीरो रहेगी। टोटल चेंज इन एनर्जी जीरो, या हम बोलते हैं टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ये टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। और डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पर काइनेटिक भी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल, फाइनल मतलब ये, मतलब रेफरेंस लेवल पर हाइट जीरो होती है। तो बताओगे जरा मुझे, जीरो। फाइनल फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट पर, फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इनिशियल, इनिशियल पोजीशन पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? दिस इज mgh। एम जी एट। हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल से उस पॉइंट की हाइट, इनिशियल पोजीशन की हाइट एच है, प्लस के फाइनल हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है, वेलोसिटी कितनी है वही तो पता करनी है, माइनस के एट इनिशियल, के एट जीरो। इनिशियल इट इज जीरो, इज इक्वल टू जीरो। और देखो ये आ जाता है के फाइनल इज इक्वल टू एम जी एच, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, वी इज रूट टू जी एच। ठीक है, तो तुम्हें तुम्हें देखना होता है कि कौन कौन से फोर्स अवेलेबल है और किस किस के वर्क होता है यहाँ पर। और सिर्फ कंजर्वेटिव वर्क कर रहा है, बाकी कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि कंजर्वेटिव एक ऐसा फोर्स है जो एक एनर्जी को डिक्रीज करता है तो दूसरे को इंक्रीज कर देता है, टोटल को चेंज नहीं करेगा। तो हमने कहा चेंज इन टोटल एनर्जी इज जीरो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो। इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर ये प्लेन स्मूथ नहीं होता, अगर ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ होता, इफ म्यू इज जीरो, मैंने फर्स्ट केस में तो ये लिया कि इफ म्यू इज जीरो, if mu is not equal to zero, a coefficient of friction, a coefficient of friction, calculate V when block reaches at bottom coefficient of friction is mu, coefficient of friction is mu,
डायग्राम दोबारा बना देता हूँ इसका, बार बार ऊपर करना पड़ेगा। सब कुछ सेम है, लेंथ इज स्टिल 5, ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, ये ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो 5 मीटर है। ब्लॉक यहाँ पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वही चीज कैलकुलेट करनी है मुझे। इस बार देखो फोर्स कौन कौन से हैं। mg, नॉर्मल, और ये फ्रिक्शन, तो 3 फोर्स है। वर्क डन बाय नॉर्मल होगा या नहीं होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बताओ 0 होंगे नॉन 0 होंगे? Work done by friction. Non-zero. दोनों के नॉन 0 होंगे। इस बार सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है और नॉन कंजर्वेटिव का भी है, तो फिर क्या करोगे? अगर नॉन कंजर्वेटिव का भी एक्शन में आता है ना, तो हमारा काम डेल्टा के से चलता है, डेल्टा के से, डेल्टा के किससे चलेगा, डेल्टा के से। नॉन कंजर्वेटिव जब भी एक्शन में आता है तो हम लोग डेल्टा के यूज करेंगे, और नॉन कंजर्वेटिव नहीं है तो फिर हम वही करेंगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, वो ज़्यादा अच्छा है और सिंपल अप्रोच है। इस बार नॉन कंजर्वेटिव एक्शन में आ गया, देखो फ्रिक्शन फोर्स आ गया, तो इस बार हम लोग डेल्टा के लेके आएंगे। डेल्टा के बारे में मैंने तुम्हें बताया हुआ है। डेल्टा के क्या लिखूं, डेल्टा के इज इक्वल टू क्या लिखें बताओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, तो सारे लिखता हूँ ना फिर मैं, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सारे ही सारे ही हैं। तो बताओ, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब इसमें ये तो 0 हो गया। वर्क डन बाय mg, mg कंजर्वेटिव फोर्स है और हमें ये पता है। अब इसका वर्क डन कैलकुलेट करने बैठोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स को मैं ना मतलब थोड़ा सा हम लोग स्मार्टनेस दिखा सकते हैं यहाँ पर कि वर्क डन बाय mg नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय mg, क्या लिखूँ इसको मैं, तो क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, Potential energy. डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल। तो फिर वर्क डन बाय mg को मैं लिखता हूँ नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू प्लस, क्योंकि ये लिखना हमारे लिए आसान होता है, mg इंटू हाइट, हम सीधा ये लिखते हैं, इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सारी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। के फाइनल हमें कैलकुलेट कर रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहाँ रेस्ट से स्टार्ट हुआ था ये। यू फाइनल, फाइनल पोटेंशियल यहाँ, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, सेम क्वेश्चन है, ये रेफरेंस लेवल है। हाइट भी सेम है, हाइट कितनी है ये, हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज 3 मीटर, ये हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज 3 मीटर, ये हमारा मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब भी एक्शन में आए ना, जब भी वो काम करने लग जाए तो फिर हम डेल्टा के यूज करते हैं। सिर्फ कंजर्वेटिव काम करे तो हम डेल्टा यू प्लस डेल्टा के करते हैं। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, यू फाइनल बताओगे कितनी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और ब्लॉक, 0 क्योंकि वो तो रेफरेंस लेवल पर पहुंच गया, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओगे mg इंटू हाइट mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स पता है कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स बताओगे कितना होगा, फ्रिक्शन mu n एन की वैल्यू, कंपोनेंट्स अगर ये मोशन में है तो इधर एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, दूसरा कंपोनेंट इधर mg आएगा, cos theta. दिस इज mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई mg, ये n की वैल्यू mg cos थीटा और फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू mg cos थीटा। फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड में फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
इनटू कॉस ऑफ एंगल, एंगल बताओगे कितने एंगल 180. 180 degrees. K फाइनल इज इक्वल टू mgh प्लस फ्रिक्शन फोर्स अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव cos 80 180 इज -1, cos 180 इज -1, तो माइनस लगाता हूँ मैं यहाँ पर। f इज म्यू mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट इज s इज 5 मीटर दिया हुआ है, तो m पे दिया हुआ है, m मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ जो जो पता है। हाइट 3 मीटर है, म्यू mg cos 37 is 4/5 and this displacement is 5। ये तुम्हारा हाफ mv स्क्वायर हो गया, m से m सब कैंसिल हो गया है ना, तो m से m कैंसिल हो गया तो उसको लिख सकते हैं v इज 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 6g माइनस 4 म्यू जी 8 म्यू जी। जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी ये वेलोसिटी होगी। समझ में आया? तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के कब लगाएंगे हम लोग, डेल्टा के कब लगाएंगे, इसका एग्जाम्पल था ये। एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा स्प्रिंग उसमें इन्वॉल्व होता है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। A smooth block of mass m is released from a height h. It slides and compresses the spring of stiffness k. Find the maximum compression. क्वेश्चन देखो ऐसे दिया हुआ है, यहाँ एक ब्लॉक है, ये यहाँ से इसको रिलीज किया गया, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है ऑफ स्टिफनेस के, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये आता है आएगा कुछ स्पीड से, कुछ स्पीड हो गया, यहाँ इसको इसको कंप्रेस करता है, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब नो फर्दर कंप्रेशन, और नो फर्दर कंप्रेशन मतलब उससे आगे वो नहीं जाएगा, इसका मतलब उस कंप्रेशन पर जा करके ये जो है यहाँ तक कंप्रेस हो गया, ये कंप्रेशन आया भाई। भाई ना कि इसकी वेलोसिटी बताओगे कितनी होगी, जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, बताओगे? 0. 0। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब आगे नहीं जाएगा, वो यहीं से वापस जाएगा, और आगे नहीं जा रहा है, यहाँ से उसको वापस जाना, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, इसका मतलब उस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी, तो ये 0 वेलोसिटी है इस टाइम उसकी। कंप्रेशन आ गया, कुछ कंप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है, कंप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है, ये कंप्रेशन है, एक्स कंप्रेशन है, स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो गया। टू नो फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं यहाँ पर, फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, mg तो काम करेगा ही ना, mg होगा एक तो, वर्क डन बाय mg बताओ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी यहाँ पर आ गया, वर्क डन बाय नॉर्मल, 3 फोर्स हैं, कोई और भी फोर्स में दिखाई दे रहे हैं, mg एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स, एक नॉर्मल, नॉर्मल का वर्क 0, और ये तुम्हारे दोनों कैसे फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क है या फिर नहीं है, तुम्हें नहीं पता भाई, नहीं है या है तो इन्हीं का, नॉन कंजर्वेटिव यहाँ नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, नॉन कंजर्वेटिव कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। तो क्या लिखोगे, सिर्फ दो ही फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, हालांकि एमजी तो वर्क कर, देखो अगर एमजी के अलोंग, एमजी किस तरफ है, वर्टिकल के अलोंग होता है एमजी, अगर वर्टिकल जब वो यहाँ से यहाँ पर आया तो वर्टिकल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, जब वो नीचे आ गया तो वर्टिकल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब एमजी वर्क करेगा।
स्प्रिंग फोर्स किधर होगा? स्प्रिंग फोर्स होगा अलोंग द स्प्रिंग उसका डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? कंप्रेशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो ही रहा होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो इसका वर्क भी नॉन जीरो आएगा। तुम्हें नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, हमें नहीं पता क्या है, पर हमें ये तो पता है ना कि सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स और कोई फोर्स ही नहीं है। सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं है। तो क्या लिखोगे अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो लिखते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो। और डेल्टा यू इस बार दो हैं, डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग प्लस डेल्टा यू ऑफ ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं उसको mg लिख देते हैं, प्लस डेल्टा के इज जीरो। ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन, डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऑफ स्प्रिंग प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। और ये लोवेस्ट लेवल यही है इस क्वेश्चन में, तो मैं इसी को मार्क करता हूं कि ये हमारा रेफरेंस लेवल है। यू फाइनल ऑफ स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हो फाइनली, स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल वो यहां पर पहुंच गया, ये फाइनल है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बता सकते हो कितनी है? अगर कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स, mgx mgx kx square by 2। कृतिका ये टॉपिक मैंने 3 बार पढ़ाया है, पता है, 3 बार या 4 बार हो सकता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग या वर्क डन बाय स्प्रिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, 4 बार पढ़ाया है ये, तुम नोट्स पलट के देखना एक बार, 4 जगह मिलेगा तुम्हें ये, क्योंकि वेरिएबल फोर्स था और स्प्रिंग से हमें बहुत फ्रिक्वेंटली डील करना है, तो अगर दो इन्फॉर्मेशन भी हर बार जाती तो मैंने 4 बार बताया उसको। और मैंने तुम्हें ये कहा था कोई बात नहीं, तुम्हें अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्वेश्चन की कैसे हम अप्रोच करें नहीं पता होगा, पर एटलीस्ट तुम सब चीज़ें लिख करके देख लेना, इनको याद करके देख लेना, मैं बता दूंगा कि किस तरह से इसको कहाँ पर अप्लाई करना है। अब तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता, थ्योरी नहीं पता, तो प्रॉब्लम है ये। सही बोल रहा हूँ ना नैन्सी? नैन्सी नैन्सी प्रेजेंट है? चलिए, उनको जो भी थ्योरी पढ़ाई जाए उनको लिख करके देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। फिजिक्स है ये, एक बार अगर हाथ से निकल गई ना तो पकड़ नहीं सकते उसको तुम। चलिए, यू फाइनल, if compression in the spring is x, then potential energy stored in the spring is half kx square। ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ के एक्स स्क्वायर। mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इनिशियली there is no compression in the spring, means compression is zero, then initial potential energy of spring is zero। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये मैंने लिखी है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, फाइनली जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ वो फाइनल है, और इनिशियल वो है जब ये ब्लॉक ऊपर था उस टाइम, ये ब्लॉक जब ऊपर था वो इनिशियल है। तो जब ये ब्लॉक ऊपर था उस टाइम कंप्रेशन जो है स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं था, ना कोई एलोंगेशन था, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी पहले, क्योंकि जब तक स्प्रिंग में कंप्रेशन या एलोंगेशन नहीं आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो इनिशियली स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, फाइनली when the compression is maximum in the spring and that maximum compression is x, जो कि हमें कैलकुलेट करना है x कितना है, at that moment the potential energy of spring is equal to half kx square plus u final minus u initial plus, अब ग्रेविटी पर आते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी। तो फाइनली तो वो यहाँ पहुंच गया, रेफरेंस लेवल पर पहुंच गया, फाइनली तो यहाँ पर है, और ये तो हमारा रेफरेंस लेवल है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो माइनस यू इनिशियल, इनिशियली ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी इंटू हाइट एच, और ये डेल्टा यू लिखा है हम लोगों ने। के फाइनल, बताओ के फाइनल कितना होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जीरो। बिकॉज उसकी Zero. वेलोसिटी जीरो है, जीरो काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। जीरो। उसका कोई रोल नहीं था यहाँ पर, फिर भी मैं मतलब एक एक जो स्टैंडर्ड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहता था कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जीरो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इंक्रीज करती है, वेलोसिटी वापस डिक्रीज कर जाती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर दोनों जगह वेलोसिटी जीरो है, तो उसका कोई मतलब नहीं था, पर फिर भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, तो मैंने लिखा ताकि तुम्हें चीजें क्लियर क्लियर दिखाई दे कि है क्या। हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एच इज जीरो। यहाँ पर हमें करना क्या है पता है तुम लोगों को? क्या करना है, मैं ऊपर एकदम स्टेटमेंट नहीं लिखी है मैंने। फाइंड एक्स, एक्स कितना हो, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, बस दिखाई देगा तुम लोगों को कितना आएगा। हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, देन एक्स इज टू एम जी एच बाई के होल रूट। देखिए क्वेश्चन और है काफ़ी, 4-5 पार्ट है इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी इसमें, वो देखते हैं। A uniform chain of mass m and length L is at the verge of sliding under the effect of gravity. लेंथ जो है 2l/3 है और ये जो है ये l/3 है। l/3 टेबल के ऊपर है और 2l/3 हैंगिंग पार्ट है चेन का, और at this position chain is at the verge of स्लाइडिंग, मतलब ये वो समझ रहे हो, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट, याद आ रहा है कुछ कि अब बस ये मोशन में आने वाली है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ चुका है, अब थोड़ा सा पुश करते ही चल पड़ेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट, ना तो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट है, यहाँ पर जितना ड्राइविंग फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आ चुका है और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो चुका है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। l/3 पार्ट है, 2l/3 पार्ट है, तो इसका मास जो है ये मास मैं लिख दूं, अगर ये मास m/3 है तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, यूनिटरी मेथड से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ये मास 2m/3 है।
एक मास m/3 है, एक मास 2m/3 है। हैंगिंग पार्ट। तो पहले तो मुझे बताओ ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, ड्राइविंग फोर्स। mg नहीं, mg तो है, कितना है? Gravity. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्राइविंग फोर्स। कैलकुलेट करके बताओ कितने हैं। ड्राइविंग फोर्स, इस चेन को मोशन में लेके आने वाला फोर्स। 2m/3g ये हैंगिंग पार्ट जो है ना, इसके वेट की वजह से ही चलेगी चेन। पूरी की पूरी, पूरी की पूरी चेन अगर टेबल पर रखी होती तो मोशन में आने का मतलब ही नहीं था। मोशन में क्यों आ रही है ये? मोशन में क्यों आ रही है? मोशन में आ रही है क्योंकि हैंगिंग पार्ट के वेट की वजह से। जितना ज्यादा हैंगिंग पार्ट होगा ना, उतनी जल्दी नीचे जाएगी। तो ड्राइविंग फोर्स इज 2mg/3 is 2mg/3। और फ्रिक्शन फोर्स तो मैक्सिमम होगा, बिकॉज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट विल बी म्यू एन। इसको एन कहाँ से मिल रहा है? एन कहाँ से मिल रहा है इसको? ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना चेन का टेबल के ऊपर, ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है पूरा। तो यहाँ से इस पूरे मास को अगर मैं देखूं तो m/3 है। तो ये जो वेट है, दिस वेट इज mg/3। अपवर्ड डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन में क्या मिलेगा इसको? नॉर्मल भी आता Normal. बताओगे नॉर्मल कितना होगा, मुझे बताओगे नॉर्मल कितना होगा? mg/3 दिस इज mg/3। एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग क्या बोलोगे? एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग क्या बोलोगे, बताओ? friction force equal to driving force 2mg/3 इज इक्वल टू म्यू mg/3। इसका मतलब क्या हुआ? म्यू इज 2। म्यू इज 2। फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ था, इसमें A B C D 4 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट ये था। सेकंड पर आते हैं। कोई डाउट है इसमें फर्स्ट पार्ट में? no sir सेकंड है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी till the chain leaves the table if hanging part is pulled gently and released। सेकंड इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो तुम्हें कैलकुलेट करना है, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट इज mg। ये दो चीजें करनी है। mg क्या है? mg क्या है? ये कंजर्वेटिव फोर्स। yes और yes कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क तो हम लोग डेल्टा यू से लिख लेंगे, तो हमारे लिए इजी रहेगा। एक रेफरेंस लेवल मार्क करते हैं और उसके बाद लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो क्या करते हैं हम लोग? पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद उस पर आएंगे। इनिशियली कुछ ऐसी पोजीशन है, ये 12/3 है।
ये L/3 है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय mg कब कैलकुलेट करना है लिख देता हूं मैं। व्हेन चेन लीव्स द टेबल। मतलब इस स्टेट से चेन जो है इस स्टेट में आ जाती है। तो कंप्लीट लेंथ इज L। कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय mg। क्या लिखूं इसको, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। सही लिखा है, बिकॉज डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी नेगेटिव साइन को इधर ले आए, मतलब इतना सा किया मैंने। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. अब हमें डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना, अपने आप सीधा आंसर आएगा। क्यों पता एम जी लें और फिर उसका डी एक्स लें, मतलब जरूरत क्या है, इतनी कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा था कि अगर तुम्हें ऐसा करना पड़े कि डेल्टा यू लिखना हो तो क्वेश्चन में पहले रेफरेंस लेवल मार्क कर लो। अच्छा रहता है कि रेफरेंस लेवल तुम्हारा लोवेस्ट लेवल हो, तो अच्छा रहता है ऐसा। पर जरूरी नहीं है कि वही लो, तुम्हारी मर्जी जो ले लो, तुम हाईएस्ट लेवल को ले लो। पर अगर अगर मैं यहाँ पर टेबल को रेफरेंस लेवल लेता हूँ ना, अगर मैं टेबल को रेफरेंस लेवल लेता हूँ तो मेरे को कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं टेबल को लेना चाहता हूँ। दूसरा, एक तुम देख भी लोगे कि रेफरेंस लेवल अगर हम लोग ऊपर ले लें तो क्या करना पड़ेगा। कभी ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन में खुद ही दे दें कि ये तुम्हारा रेफरेंस लेवल है, तुम डील कैसे करोगे, फिर तुम डील नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये दोनों काम हो जाएंगे मेरे यहाँ से। एक तो तुम्हें रेफरेंस लेवल लोवेस्ट लेवल नहीं है, लोवेस्ट लेवल तो हालांकि ये है, थोड़ा और बड़ी कर देते चेन। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये लोवेस्ट लेवल है, इससे नीचे चेन कभी नहीं गई, हमें तो इससे मतलब है, जाए तो जाए, पर क्वेश्चन हमारा यही है। एक तो लोवेस्ट लेवल तो ये है हमारा, और हाईएस्ट लेवल ये है। और जरूरी नहीं है कि तुम हाईएस्ट लोवेस्ट को ही रेफरेंस लेवल मानो, तो मैं इसी को अपना रेफरेंस लेवल मान रहा हूँ। ठीक है ना, इसी को अपना रेफरेंस लेवल अगर मानता हूँ मैं लिखना चाहता हूँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विद नेगेटिव साइन इज वर्क डन बाय एम जी। इज वर्क डन बाय एम जी is equal to u initial minus u final। अब देखो रेफरेंस लेवल हमारा ये है, तो इस पूरी चेन की इस चेन की हाइट देख रहे हो कितनी, रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट है इस पार्ट की हाइट, इस पार्ट की हाइट ए से लेकर बी तक की जो हाइट है फ्रॉम रेफरेंस लेवल वो कितनी है? 0. जीरो। इसकी एनर्जी तो जीरो है, इसकी कोई एनर्जी नहीं है। इसकी इसकी कुछ हाइट है, इसकी कुछ हाइट है, और हाइट में नेगेटिव साइड में, ऊपर नहीं है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। और चेन हर पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ ये अलग डिस्टेंस पर है, ये अलग डिस्टेंस पर, ये अलग डिस्टेंस पर है। मैंने कल कहा था ये वेरिएबल डिस्टेंस पर है। तुम अब तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, इससे डायरेक्ट एक पॉइंट लगाओ तुम लोग कि चेन में पूरी चेन की हाइट जो है वो मानो कि इसके मिड पॉइंट पर है, ये मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो पूरी चेन का मास कितना है? 2m/3। 2m/3। अगर तुमसे भी पूछे तो इसका रेफरेंस लेवल से कितना डिस्टेंस है, इसका रेफरेंस लेवल से चेन का डिस्टेंस कितना है, तो तुम रेफरेंस लेवल से चेन का डिस्टेंस बता नहीं सकते, क्योंकि इसका जीरो भी डिस्टेंस है, एक पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का कुछ और ज्यादा है, तीसरे पॉइंट का कुछ और ज्यादा है। तो हम एवरेज लेते हैं, एवरेज लेते हैं कि पूरी चेन का एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लेवल कितना होगा, बताओगे जरा मुझे कितना होगा? L/3. L/3. L/3। तो प्लस मास इसका कितना है, मास है 2m/3, मास जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास ये एम जी इंटू एच। एच इज रेफरेंस लेवल से नीचे है, तो फिर मैं इसको -L/3 लिखूंगा। ये तुम्हारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये टेबल वाले पार्ट की एनर्जी है, ये टेबल वाले पार्ट की एनर्जी है, और ये हैंगिंग पार्ट की एनर्जी है। ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आई? Yes, sir.
इस साइड आते हैं फाइनल, फाइनल ये माइनस फाइनल करना है हम लोगों को, फाइनल। अब फाइनल में टेबल पे तो कुछ है ही नहीं, टेबल को हटा दो। हैंगिंग पार्ट की एनर्जी लिखनी है हम लोगों को। हैंगिंग पार्ट का मास कितना है, m इंटू जी इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस देखें तो इसका हर पॉइंट का अलग अलग डिस्टेंस है। यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट के यहाँ जो मास है उसका मास l है, यहाँ l डिस्टेंस पर है। यहाँ जो मास है उसका डिस्टेंस 0 है। यहाँ पर तो हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज लेते हैं, एवरेज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है एवरेज डिस्टेंस लिख देते हैं, दैट इज l/2। रेफरेंस लेवल से नीचे है, ये तुम्हारा आंसर है। और जो भी कुछ आएगा ये वर्क डन बाय mg है। दिस इज वर्क डन बाय mg। कैलकुलेट करें इसको। तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, and the first term is 2/9 mgl and second term is 9/18, तो 7/18। तो वर्क डन इज, लिखूं क्या, सही लिखा है 2, ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। तो ये हो गया 2/9 mgl विद नेगेटिव साइन, प्लस ये हो गया mgl/2। mgl कॉमन ले लो, 1/2 माइनस 2/9, एलसीएम हो गया 18। 18 तो यहाँ 9 और यहाँ 2, 4, 5/9, सॉरी 5/18। ये तुम्हारा वर्क डन बाय mg आ गया। समझ में आया क्या? समझ में आया कि हम दोबारा बताएं? सर ये 7/18 में आएगा। 7 आएगा, मतलब 7 आ जाएगा, मतलब ऐसे मैंने लिख दिया, हो सकता है 7 आ जाए, मैं ज़्यादा कैलकुलेट नहीं किया। रेसिम ने इसका 18, तो फिर ये हो गया 9 - 4, ठीक तो है। सो ओके सर। कैलकुलेशन आते भी कम है मुझे, मैथ्स नहीं आता। तो नेक्स्ट पर आते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। देखो देख रहे हो वर्क डन बाय mg के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। वर्क डन बाय mg जब भी कैलकुलेट करना हो ना, तो डेल्टा यू का यूज कर लो, तो और कुछ करो ही मत। और डेल्टा यू के लिए हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बनाई हुई है। डेल्टा यू, एक रेफरेंस लेवल मार्क करो, ये हमारा रेफरेंस लेवल है। mg into height from reference level is the energy at that point, energy at that point। और डेल्टा यू कैलकुलेट करो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की। वर्क डन बाय mg बड़े अच्छे तरीके से आ जाता है, कंफ्यूज भी नहीं होगे। कल परसों चीन का क्वेश्चन किया था, आज उसको करके देखना तुम दोबारा से। मैंने दोबारा भी पूछा, वो फिर भी तुम्हें लगा वो पता नहीं क्या क्या बता दिया, समझ में आया कि नहीं। अब उसको खुद से करके देखना तुम, अब तुम्हें लगेगा सिंपल है, कुछ नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी शायद इस क्वेश्चन में ही लेक्चर ओवर हो जाएगा, है ना, क्योंकि तो सेकंड पार्ट ही चल रहा है, सॉरी सेकंड पार्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सॉरी वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इनिशियली तो ऐसे है कि L/3 is on the table and 2L/3 is hanging part of the chain। कल का दिन और प्रैक्टिस का रखते हैं, तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। आज तुम प्रैक्टिस करना, कुछ कंफर्टेबल रहेगा आज तुम्हारे लिए। ये टाइम जीरो की पोजीशन है, और देख रहे हो तुम्हें अब आइडिया तो है ही कि टोटल मास जो है टेबल के ऊपर, दैट इज mg/3 इज नॉर्मल रिएक्शन इज। धीरे धीरे ये चेन नीचे जा रही है, इसका मोशन नीचे की साइड है, ये मोशन नीचे चलना, ये चेन नीचे चलना स्टार्ट करती है। तो उसका जो टेबल का जो पार्ट है,
वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो डिक्रीज, उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, उसकी लेंथ डिक्रीज होगी, उसकी लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो मास, जो वेट टेबल के ऊपर आता है, जो वेट है, जो टेबल के ऊपर जो पार्ट है, उसका वेट डिक्रीज करेगा, उसका वेट अगर डिक्रीज करेगा तो फिर नॉर्मल रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा, फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है। तो ये जैसे जैसे डिक्रीज, जैसे जैसे चेन मूव करती जाएगी, हैंगिंग पार्ट की लेंथ इंक्रीज करती जाएगी, टेबल वाले पार्ट की लेंथ डिक्रीज करती जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं मानता हूँ कि ये इनिशियली मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, इसको 0 0 मान लेते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, ये 0 0 है। उस टाइम के बाद मुझे क्या दिखाई देता है, ये ओरिजिन है, चेन कुछ आगे जा चुकी है, चेन इतना आगे जा चुकी है। अब मुझे हैंगिंग पार्ट और टेबल वाले पार्ट की लेंथ बताओ तुम कितनी है, तुम्हारा काम ये है। अब इस पार्ट की लेंथ कितनी है, इस पार्ट की लेंथ कितनी है, ये 0 0 है। वोट ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों से, सोनिया, सोनिया, Yes, sir. लेंथ कितनी है, प्राची, प्राची प्रेजेंट है तो आयुषी, अनुज, किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है। सर हैंगिंग पार्ट की लेंथ L/3 माइनस एक्स, नहीं देखो सॉरी, जो पार्ट टेबल पे है उसका, और हैंगिंग पार्ट का 2L/3 प्लस एक्स। ये डिस्टेंस हमारा L/3 था ओरिजिन से टेबल, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट कितना है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारा पहले से पता है हमें, L/3 है, ये चेन की लेंथ L/3 थी, ये 2L/3 है, ऐसा तो दिया हुआ है कि अगर ये डिस्टेंस एक्स चला गया तो उसका मतलब ये पार्ट जो है L/3 माइनस एक्स है, ये ठीक है, L/3 माइनस एक्स बचा हुआ है। एक्स चेन उधर चली गई तो ये पूरा L/3 था, यहाँ से लेके यहाँ तक L/3 था, उसमें से एक्स डिस्प्लेस हो गई है तो L/3 माइनस एक्स हो गया, और फिर ये एक्स अगर नीचे गई है तो ये लेंथ कितनी होगी, 2L/3 तो ऑलरेडी थी ये, एक्स और हैंग हो गई प्लस में, एक्स और हैंग हो गई तो प्लस एक्स कर दो, ठीक है। वैसे इसको मैं हटा दूँ अपना, मेरे को जो है एफबीडी बना रहे हैं इसका, मैं उसको हटा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ ये पार्ट लेंथ जो है कितनी है, ये L/3 माइनस एक्स, इसका कुछ मास होगा,
इसका कुछ मास होगा, पता नहीं कितने, कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स देगा, वो फ्रिक्शन फोर्स देगा, और ये तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स है, दैट इज म्यू एन। तो मैं इसका मास लिखता हूँ, ये एम प्राइम इसका मास है, एम प्राइम जी इसका वेट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो एन इज इक्वल टू एम प्राइम जी। एम प्राइम बताओगे कितना होगा, एम प्राइम जी कितना होगा, एम प्राइम, एम प्राइम बताओगे, एम प्राइम m/l इंटू में l/3 माइनस एक्स। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एम बाई थ्री, एम बाई एल, सॉरी एम बाई एल, थ्री बोला था एल बोला था, l बोला था। अच्छा, एम बाई एल इंटू एल बाई थ्री माइनस एक्स। टोटल लेंथ एल है इस पूरी चेन की, लेंथ एल है तो मास एम है, वन है तो मास एम बाई एल है, और ये लेंथ कितनी है, ये टेबल के ऊपर जो है वो एल बाई थ्री माइनस एक्स, इसका मास कितना हुआ, ये आ गया। एन इज एम प्राइम जी, एम प्राइम जी मतलब एम बाई एल इंटू एल बाई थ्री माइनस एक्स इंटू जी, ये है ना आ गया एम प्राइम जी। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स आया म्यू एन, म्यू एम बाई एल, म्यू एम बाई एल इंटू एल बाई थ्री माइनस एक्स इंटू जी, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। और देख रहे हो फ्रिक्शन फोर्स एक्स पर डिपेंड करता है, और एक्स तुम्हारा देख रहे हो एक्स इंक्रीज करता जाएगा विद द टाइम। एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है, एक्स की मिनिमम वैल्यू, 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी एक्स की, ये कंप्लीटली स्लिप ऑफ कर जाएगी टेबल से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स l/3। एल बाई थ्री। तो लिमिट रहेगी, लिमिट रहेगी 0 to l/3। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हो किधर है, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में है, और एक्स की डायरेक्शन राइट साइड में, फ्रॉम ओरिजिन राइट साइड में। तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखता हूं मैं सीधा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कॉस 180, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है तो पहले स्मॉल एलिमेंट का वर्क लिखेंगे, स्मॉल एलिमेंट का dx का, अगर कांस्टेंट होता तो फिर मैं पूरा डिस्प्लेसमेंट एक साथ ले लेता, और मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में होता है और फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने एंगल ले लिया 180। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये है, इट इज म्यू एम बाई एल, म्यू एम बाई एल एल बाई थ्री माइनस एक्स, जी मैं यहाँ लिख देता हूँ एल बाई थ्री माइनस एक्स, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, डी एक्स कॉस 180 इज -1, इसका इंटीग्रेशन। तो ये सब चीजें ना कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ, ये सिर्फ तुम्हारा वेरिएबल पार्ट है, एंड एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 to l/3। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस म्यू एम सी बाई एल, एल बाई थ्री का इंटीग्रेशन बताओगे कितना होगा, एल बाई थ्री का अलग अलग करूँ क्या, उसको कर देते हैं एक बार, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, एल बाई थ्री डी एक्स 0 to l/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 0 to l/3 माइनस म्यू एम जी बाई एल इंटीग्रेशन l/3, और dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x। x, और x में फिर अब x इंटीग्रेशन आया, मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर दूं ना पुट, अगर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, x यहाँ इंटीग्रेशन आया, अपर लिमिट लिखेंगे l/3 -0, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया साथ में लिमिट भी पुट कर दी, ठीक है। इसको फिर से करूँ दोबारा ठीक से, ठीक है सर। माइनस एक्स डी एक्स, x एक्स डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू को बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा, x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में लिमिट पुट कर रहे थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स स्क्वायर अपर लिमिट इज l/3, तो l स्क्वायर बाई 9 माइनस लोअर लिमिट इज 0, तो 0 स्क्वायर, और ये तुम्हारा आंसर है जो भी कुछ है,
माइनस म्यू एम जी बाई एल, एल बाई थ्री इज एल स्क्वायर बाई 9 माइनस एल स्क्वायर बाई 9 सॉरी 18। तो ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो एल स्क्वायर बाई 18 बच जाता है। तो माइनस म्यू एम जी एल बाई 18, ये तुम्हारा वागनर बाई फ्रिक्शन है, वागनर बाई फ्रिक्शन है ये। समझ में आया? इनको प्रैक्टिस करना खुद से, फिर से लिख करके देखना, फिर तुम अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। वो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, तुम्हारे क्वेश्चन है डीसी पांडे तुम्हें टफ लग रहे हैं, इनके सामने वो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है वो। ठीक है, एक सी पार्ट और डी पार्ट और है। टाइम हमारे पास, अब टाइम हमारा ओवर हो गया है ना, कल भी काफी लेट हो गया था, तो दिनेश बीच में आता है कि क्लास ओवर करो। तो मैं दो पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ कि स्टेटमेंट क्या है, और जो हमने पहले प्रैक्टिस किए ना, दो क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे वो उनसे रिलेटेड है। जब चेन कंप्लीटली स्लिप ऑफ करेगी फ्रॉम द टेबल, वेलोसिटी ऑफ चेन कितनी होगी। तो तुम देखना कौन कौन से फोर्स एक्शन में आए हैं, है ना, कौन कौन से फोर्स एक्शन में आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तुम डेल्टा यू प्लस डेल्टा के लगाओगे, या डेल्टा के लगाओगे, जो भी लगाओ देख लेना अपना, है ना। और इससे नेक्स्ट जो पार्ट है वो वही है जो हमने कल पहले दो बार डिस्कस की है। तो मैं दोनों की यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तुम खुद से कैलकुलेट करना और मुझे बताना क्या आंसर आया है। और व्हाट्सअप कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं उसको देख लूंगा इंटूट की किस किसने कौन कौन कर पाया उसको, है ना। तो मैं वेट करूंगा। पार्ट सी जो है उसका, स्पीड ऑफ द चेन, स्पीड ऑफ द चेन एट द टाइम ऑफ लिविंग, एट द टाइम at the time of leaving the table in part B. D, work done by the external force। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तुमसे नहीं हो पाया तो, पर मैं होप करता हूँ कि तुम कर दोगे इसको। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट द एंड ए। एंड ए से इसका मतलब होगा ओरिजिन, जो मैंने जिसको मैंने ओरिजिन बोला है ना, वो उसका वो मतलब है उसका, एट ओरिजिन, एट द एंड। और ओरिजिन जो मैंने मार्क किया था अभी, उसको तुम देख ही सकते हो, ऑफ द चेन इन स्लोली पुलिंग। आज अपना बेस्ट करो, आज मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करो वर्क पार्टनर से रिलेटेड। उसके बाद फिर तुम्हें एलन का असाइनमेंट शेयर करता हूँ मैं, वो भी तुम्हें ट्राई करना है। और फिर हमारा सर्कुलर मोशन भी रहता है, तो एक दो दिन में इसको कंप्लीट कर लो, मतलब ये वीकेंड से पहले पहले कंप्लीट कर दो संडे, ताकि तुम सर्कुलर मोशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर पाओ संडे से। तो 2 वीक निकल चुके हैं, इस संडे को 2 वीक हो जाएंगे, 1 वीक बचेगा। तो एलन कंप्लीट करो किसी भी तरह से संडे से पहले पहले, और डीसी पांडे तो आज ही कर दो। स्लोली पुलिंग द चेन completely onto the table, completely onto the table। ये दो हैं, दोनों क्वेश्चन, ये दो पार्ट और इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चेन एंड L/3 2L/3 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तुमने कैलकुलेट किया है म्यू, वो अपना पुट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और वर्क में फ्रिक्शन में तुम म्यू की वैल्यू पुट कर सकते हो। म्यू कितना आया था हमारा, म्यू कितना आया था याद है कुछ? म्यू 2, तो ये माइनस माइनस mgl/9, अगर म्यू की वैल्यू 2 है, सिंस म्यू इज 2। ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं। कल सेम टाइम पर, संडे इस बार ऑफ नहीं है, क्लास लगाएंगे, ठीक है। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.